हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि पता है आपको, अपना कक्षा 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स यानी कि समुच्चय चल रहा था, जिसमें अपने एक्सरसाइज 1.2 तक उसको कर लिया था। आइए अब आगे चलते हैं। जो अपना एक्सरसाइज 1.3 से पहले का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, आज अपने उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है उपसमुच्चय या सबसेट्स। कह रहे हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब है अपने को कोई समुच्चय दिया है, लेट्स से एक को नाम ए दे रखा है और दूसरे को क्या नाम दे रखा है बी। यदि जो अवयव ए के अंदर है वही अवयव यदि बी के अंदर भी विद्यमान हो तो कह देंगे जो ए या बी का उपसमुच्चय कहलाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स से मेरे को समुच्चय ए मान लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए मैंने 1 और 2 इस तरह से मान लिए, और जो मैंने 20 समुच्चय मान लिया उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स मान लिए कौन कौन से 1 2 3 और 4, कुछ इस तरह से मैंने मान लिया। अब बात करें, मैंने लिखा जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो जो सबसेट का सिंबल होता है उसको इस तरह से लिखते हैं। यदि कोई समुच्चय किसी का सबसेट है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि वो कोई समुच्चय किसी का सबसेट नहीं है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कह रहा है जो ए का प्रत्येक अवयव, अब एक ए में देखें तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, इसमें देखें 2 है और इसमें भी क्या है 2 है। यानी कि जो समुच्चय ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट क्या बी में मौजूद है, बिल्कुल है। क्योंकि देखो एक इसमें भी और एक इसमें भी, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी। तो कह सकते हैं जो ए है वो बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, जो ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय है। क्यों है उपसमुच्चय, क्योंकि जो ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो बी के अंदर क्या है, मौजूद है। इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर 2 और इसके अंदर भी 2 है। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। यदि कोई समुच्चय किसी को उपसमुच्चय नहीं होता तो उसको किस तरह से अपने लिखेंगे। तो लेट्स से मेरे को समुच्चय मान लिया पी, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए मैंने 1 और 2, और कोई दूसरा मैंने समुच्चय मान लिया क्यू है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 3 5 और 7, कुछ इस तरह से ना। तो मैं बात करूं क्या P है वो सबसेट होगा का क्यू का। तो यदि P को Q का सबसेट होना है तो जो P का प्रत्येक एलिमेंट Q के अंदर मौजूद होना चाहिए। यहाँ से देखें तो 1 तो इसके अंदर है लेकिन 2 P के अंदर तो है लेकिन Q के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो P है वो Q का सबसेट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से अपने रिपीट करते हैं। सबसेट या उपसमुच्चय क्या होता है, यदि A का प्रत्येक एलिमेंट्स B के अंदर मौजूद हो तो अपने क्या देंगे, जो A है वो सबसेट है B का। A है वो जो सबसेट है किसका, B का। तो जो सबसेट को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है A सबसेट ऑफ B, यानी कि A है B का उपसमुच्चय है। तो यहाँ से यदि कोई समुच्चय किसी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसमें देखेंगे तो P के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 और 2 हैं, और इसके अंदर क्या देखें तो 1 3 5 और 7। तो यहाँ से देखेंगे तो P का प्रत्येक अवयव Q के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम कह देंगे जो P है वो Q का सबसेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आइए उपसमुच्चय से संबंधित कुछ बातें और है जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो A है वो सबसेट है B का। कब होता है, जब A सबसेट यानी कि A का प्रत्येक अवयव B के अंदर मौजूद होना चाहिए। यदि इसको गणितीय रूप में लिखें, यदि A सबसेट है B का, कब होगा, यदि कोई अवयव A है वो समुच्चय A के अंदर अवेलेबल है या विद्यमान है, तो जो A होगा किसके अंदर विद्यमान होगा, B के अंदर भी क्या होगा, विद्यमान होगा। यदि A सबसेट है B का तो मेरे A के अंदर कोई एलिमेंट मान लिया वो A के अंदर क्या है, विद्यमान है, तो ये A इस B के अंदर भी विद्यमान होगा। कब, जब A सबसेट है B का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब आगे अपने बात करते हैं। तो जो कोई भी समुच्चय होगा अपने आप का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। कहने का मतलब लिखेंगे जो प्रत्येक समुच्चय होता है, तो लिखेंगे जो प्रत्येक समुच्चय है, प्रत्येक समुच्चय समय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। यानी कहने का मतलब है जो कोई समुच्चय है तो वो सबसेट होगा किसका, खुद का ही। यानी कि प्रत्येक समुच्चय समय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब करते हैं नंबर 2 पर बात। आपने रिक्त समुच्चय तो पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। क्या होता है रिक्त समुच्चय, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स क्या ना हो, विद्यमान ना हो। तो जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो लिखेंगे जो रिक्त समुच्चय है प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, यहाँ सबसेट होता है।
तो रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं, फाई से, ये आपको बताया हुआ मैंने। तो जो रिक्त समुच्चय होता है या फाई होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। अब बात करते हैं नंबर 3 पे। यदि मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने ए है सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय है, तथा यदि बी भी क्या हो, ए का क्या हो, उपसमुच्चय हो। यहाँ पे लिखा मैंने ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर मौजूद है। यानी कि बी, मैंने लिखा बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी का प्रत्येक अवयव बी किसके अंदर मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से अपने लिखेंगे जो ए है वो किसके बराबर है, बी, यानी कि जो समुच्चय ए है किसके बराबर होगा, समुच्चय बी के। तो यहाँ से इसका उल्टा भी सत्य होता है, यदि समुच्चय ए बराबर है किसके, समुच्चय बी के, तो जो ए होता है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, और जो बी है वो भी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। तो जो ये दो बातें मैंने लिखी, मैंने लिखा जो ए है बी का उपसमुच्चय है और बी क्या है, ए का उपसमुच्चय है। यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति में दोनों समुच्चय क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि दोनों समुच्चय बराबर हैं तो जो ए है वो बी का उपसमुच्चय होगा और जो बी है वो क्या होगा, ए का उपसमुच्चय होगा। यदि इन दोनों बातों को अपने एक साथ लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, तो ए है वो उपसमुच्चय किसका, बी का, और जो बी है वो उपसमुच्चय किसका, ए का। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो इस स्थिति में जो समुच्चय ए है वो बराबर होता है किससे, बी के। तो जो ये सिंबल होता है इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, या इसको कहें केवल और केवल यदि, केवल और केवल यदि, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं IFF, इफ लिखते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है दोनों तरफ से क्या लगा होता है, एरो लगा होता है। इसका मतलब है यदि इसको इस तरह से पढ़े अपने ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय, तो स्थिति में ए बराबर क्या होगा, बी का। तो इसका उल्टा भी क्या होता है, सत्य होता है। तो केवल और केवल यदि का क्या मतलब, इसका उल्टा भी क्या होगा, सत्य होगा। उल्टा क्या, यदि कोई समुच्चय दोनों बराबर है तो स्थिति में बी ए का सबसेट होगा और ए बी क्या होगा, बी का सबसेट होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि मैंने लिखा जो ए है वो बी का क्या है, उपसमुच्चय। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो जरूरी तो नहीं है ये दोनों सेट बराबर हो, कोई जरूरी तो नहीं है भी ये दोनों समुच्चय क्या हो, बराबर हो। यदि ऐसा होता है यानी कि ए बी का उपसमुच्चय है तो बी के अंदर जो अवयव होंगे वो ए से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी कि ए को बी का उपसमुच्चय होने के लिए बी के अंदर कम से कम ए से क्या होगा, एक अवयव तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो इस स्थिति में जो बी होगा इसको बोलेंगे अपने अधि समुच्चय। क्या बोलेंगे, अधि समुच्चय। और ए को बोलेंगे अपने उचित उपसमुच्चय। कब बोलेंगे, जब ए सबसेट है किसका, बी का, और ए बराबर नहीं है बी के, यानी कि ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। ए सबसेट है बी का तो बी में कम से कम एक अवयव तो ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस स्थिति में बी को तो बोलेंगे अधि समुच्चय और ए को बोलेंगे उचित उपसमुच्चय। जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ, मैंने कोई समुच्चय ए मान लिया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे कौन कौन से, 1 और 2, और मैंने बी कोई समुच्चय मानना, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे 1, 2 और 3 लिख लिए। तो यहाँ से मैंने लिखा है जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट है, ए बी का सबसेट है, लेकिन क्या समुच्चय ए बी के बराबर है, नहीं है। तो इस स्थिति में बी को तो क्या बोलेंगे, अधि समुच्चय, और ए को बोलेंगे उचित उपसमुच्चय, या इसको प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ उदाहरण करते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए करते हैं उदाहरण नंबर 9 की बात। कह रहा है निम्न समुच्चय पर विचार कीजिए, जिसमें अपने कुछ समुच्चय दे रखे हैं। एक तो रिक्त समुच्चय दे रखा है, एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 और 3, बी के अंदर दे रखे हैं 1, 5 और 9, सी के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 3, 5, 7 और 9। कह रहा है प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक भरिए। अपने को बताना है कौन सा किस समुच्चय का सबसेट है या नहीं है। और ये सिंबल मैंने बताया क्या होता है, यदि सबसेट है तो अपने ये लगाएंगे, यदि सबसेट नहीं है तो अपने कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो यही अपने को भरना है। अब देखो फाई बी, तो ये जो फाई यानी कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो मैंने बताया था यानी कि जो फाई होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का, क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। अब बताना है क्या ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है। तो ए बी को उपसमुच्चय होने के लिए तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो देखते हैं ए का प्रत्येक अवयव क्या बी के अंदर मौजूद है। अब ए में देखें तो 1 है, इसमें बी में भी 1 है, लेकिन ए के अंदर 3 है, लेकिन बी के अंदर 3 नहीं है। लेकिन जो ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर मौजूद नहीं है तो अपने क्या लगा देंगे, ये सबसेट नहीं है। क्यों लगा देंगे, क्योंकि जो 3 है वो तो ए के अंदर है, लेकिन जो 3 है वो बी के अंदर बिलोंग नहीं करता ना, यानी कि 3 है वो बी के अंदर विद्यमान नहीं है। अब 3 नंबर की बात करते हैं अपने। ए क्या ए है वो सी का सबसेट है, तो ए को सी का सबसेट होने के लिए ए का प्रत्येक अवयव सी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ए का प्रत्येक अवयव सी के अंदर मौजूद है क्या, नहीं है। तो ए के अंदर 1 है तो सी के अंदर भी क्या 1, ए के अंदर 3 है और सी के अंदर भी क्या 3, यानी कि ए का प्रत्येक अगर सी के अंदर है तो क्या लगा देंगे, जो ए है वो सी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब करते हैं नंबर 4 की बात। कह रहा है बी क्या सबसेट सी का है कि नहीं है। तो देखो बी को सी का सबसेट होने के लिए बी का प्रत्येक अवयव सी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो बी के अंदर 1 है,
सी के अंदर भी 1 है, बी के अंदर 5 है, सी के अंदर भी 5 है, इसके अंदर 9 है और इसके अंदर भी क्या है 9 है। यानी कि क्या कह सकते हैं अपने जो बी का प्रत्येक अवयव सी के अंदर मौजूद है, तो लिख देंगे जो बी है वो सी का क्या होगा, सबसेट होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आइए करते हैं उदाहरण नंबर 10। कह रहा है कोई ये समुच्चय, उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं अपने को ए ई आई ओ और यू। बी के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी और डी। तो कह रहा है बताना है अभी ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं, और बी है वो ए का उपसमुच्चय है या नहीं। अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, ये अपने को बताना है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। कोई समुच्चय ए दे रखा है अपने को, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, ए ई आई ओ और यू दे रखे हैं। और जो बी है समुच्चय दे रखा है अपने को, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, ए बी सी और कौन से दे रखे हैं, डी दे रखे हैं। अब देखो ए बी का अपने को बताना उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा। ए को बी का उपसमुच्चय होने के लिए ए का प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो देखते हैं, इसके अंदर ए है, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर ई है, लेकिन जो बी है उसके अंदर ई मौजूद नहीं है। तो लिख देंगे जो ए है वो सबसेट नहीं होगा बी का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ए का प्रत्येक है जो बी के अंदर मौजूद नहीं है। या यूँ कहें जो ई है वो तो ए के अंदर तो क्या था, बिलोंग कर रहा था, लेकिन जो ई है वो बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो लिख देंगे जो ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या बी भी ए का उपसमुच्चय होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने बी और यहाँ पर क्या लिखा ए। बी को ए का उपसमुच्चय होने के लिए बी का प्रत्येक एलिमेंट्स किसके अंदर होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए। तो देखते हैं ए इसके अंदर है, ए इसके अंदर बी है, इसके अंदर बी है लेकिन इसके अंदर बी नहीं है। तो लिख देंगे जो बी है वो सबसेट नहीं होगा किसका, ए का। तो कारण लिखना चाहो तो लिख देना कि जो बी था वो बिलोंग कर रहा था किससे, बी से, लेकिन जो बी था वो बिलोंग नहीं कर रहा किससे, ए से। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कह सकते हैं ना तो ए बी का उपसमुच्चय है ना बी ए का उपसमुच्चय है। तो देखो यहाँ पे मैंने देखा तो ए इसके अंदर था, ए इसके अंदर था, लेकिन इसके अंदर ई था, लेकिन इसके अंदर ई मौजूद नहीं था। आगे अपने को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो अपने को उपसमुच्चय देखने के लिए अपने को यहीं से मिल गया कि ई तो इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो उपसमुच्चय होने के लिए प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद होना चाहिए था, या इसको इसका उपसमुच्चय होने के लिए इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद होना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं, करते हैं आगे उदाहरण नंबर 11। तो आइए करते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर कह रहा है 3 समुच्चय दे रखे अपने को ए बी और सी। तो कह रहा है ए तो बी के अंदर बिलोंग कर रहा है तथा बी है वो सी का उपसमुच्चय है। तो क्या यह बात सत्य है क्या, जो इसने लिखी है अभी ए उपसमुच्चय होगा सी का, यदि नहीं तो क्या उदाहरण दीजिए। अब पहले बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए जो बिलोंग्स टू होता है और जो उपसमुच्चय होता है ये कब लगता है ना। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस का पता होना चाहिए आपको। लेट से मैंने कोई समुच्चय लिखा ए, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिखे कौन कौन से, ए बी सी और डी, कुछ इस तरह से लिखा। तो मैंने लिखा जो ए है वो ए के अंदर मौजूद है, जो बी है वो भी क्या है ए के अंदर मौजूद है, जो सी है वो भी क्या ए के अंदर मौजूद है, और डी है वो भी क्या ए के अंदर मौजूद है। यानी कि अपने बिलोंग्स टू कब लगाते हैं, यदि किसी समुच्चय का अवयव उसके अंदर मौजूद होता है तो अपने क्या लगाते हैं, बिलोंग्स टू लगाते हैं। यानी कि बिलोंग्स टू कब लगाते हैं अपने, जब अवयव उसके अंदर मौजूद हो तब लगाते हैं। यानी कि ए भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी भी बिलोंग कर रहा है, सी भी बिलोंग कर रहा है और डी भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये मैंने पहले भी बताइए। तो बिलोंग्स टू कब लगाते हैं, यदि कोई अवयव उस समुच्चय के अंदर है तो अपने कब क्या लगाते हैं, बिलोंग्स टू लगाते हैं। अब बात करते हैं अपने सबसेट की। सबसेट कब होता है, यदि किसी समुच्चय के अंदर विद्यमान अपने कोई एलिमेंट है उसको अगर समुच्चय के रूप में लिख दें तो वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। जैसे कोई ए था, वो ए के अंदर क्या कर रहा था, बिलोंग कर रहा था। यदि मैं इस ए को समुच्चय के रूप में लिख दूँ, यानी कि करली ब्रैकेट में लिख दूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। तो ये कोई बी एलिमेंट्स था, वो ए के अंदर क्या था, बिलोंग कर रहा था। यदि इस बी को मैं समुच्चय के रूप में लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। इसी तरह से अगर मैं सी को समुच्चय रूप में लिख दूँ तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। तो इसी तरह से अगर मैं डी को भी इस तरह से लिख दूँ तो ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। यानी कि सबसेट होने के लिए जो कोई समुच्चय दे रखा हो उसका सबसेट होने के लिए जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसको क्या होना पड़ता है, एक समुच्चय होना पड़ता है। तो बिलोंग्स टू होने के लिए उसको क्या होना पड़ता है, एक अवयव होना पड़ता है, और सबसेट होने के लिए उसको क्या होना पड़ता है, एक समुच्चय होना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेट से मैंने कोई ए समुच्चय मान लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिए मैंने 1 और 2 मान लिया, और कोई मैंने बी समुच्चय मान लिया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब मैं बात करूं क्या जो ए है, अगर मैं यहाँ से लिखूं जो 1,2 होगा ये बिलोंग्स टू बी होगा, या जो 1,2 होगा ये सबसेट होगा बी का।
तो क्या मेरे को बता सकते हैं ऊपर ये वाली बात सही है या ये वाली बात सही है? कहने का मतलब जो 1 2 में लिखा ये बिलोंग्स टू बी होगा या 1 2 में लिखा ये सबसेट ऑफ बी होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या कहा, जब बिलोंग्स टू कब आता है, जब सेट के अंदर मौजूद अवयव को अपने लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूँ बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखो अब ये जो एक समुच्चय बी के अंदर, बी समुच्चय के अंदर एक जो एक समुच्चय दे रखा है, तो ये अब बी के लिए ये क्या एक अवयव है, क्या है एक अवयव है। तो बी के अंदर अवयव की बात तो कितने अवयव है, 1 2 3 4 अवयव है, न कि 5 अवयव है। इनको अलग अलग नहीं गिना, इसको एक ही अवयव गिना जाएगा क्योंकि ये बी एक समुच्चय के अंदर क्या है, विद्यमान है। यदि एक समुच्चय के अंदर विद्यमान है तो अब ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अवयव की भांति व्यवहार कर रहा है। और अवयव के लिए क्या आता है, हमेशा बिलोंग्स टू आता है। यानी कि ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है, यानी कि इसको अपने यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये इसका बी का क्या है, अवयव है। अवयव है तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। यानी कि ये बात सही है और ये बात क्या है, गलत है। सबसेट कब होता, सबसेट इसको अपने तब लिखते यदि जो, अब ये तो क्या है 1 और 2 क्या इसका एलिमेंट है। अगर यदि इसको अपने समुच्चय में लिख देते, इस तरह से लिख देते, अब ये सबसेट हो जाता किसका, बी का। यानी कि सबसेट होने के लिए उसको क्या होना पड़ता है, एक समुच्चय होना पड़ता है। अभी इसके अंदर कोई एलिमेंट्स था, इसको सबसेट होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, एक समुच्चय होना पड़ेगा। अभी ये समुच्चय हो गया, अब ये क्या होगा, बी का सबसेट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अभी इस उदाहरण की बात करते हैं अपने। लेट से मैंने कोई समुच्चय मान लिया ए, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लिया मैंने, कोई अवयव है उसके अंदर एक अवयव है। अब मैंने बात आगे उसने लिखा है जो ए है वो बी के अंदर बिलोंग करता है, यानी कि जो बी समुच्चय होगा उसके अंदर ये एक तो होगा ही होगा, और मैंने कोई एक अवयव और मान लिया, कौन सा, 2। इसने लिखा ना ए है वो बिलोंग करता है बी के, बी में क्या करता है, ये बिलोंग करता है। बिलोंग का क्या मतलब होता है, यानी कि जो ए समुच्चय है वो बी का क्या होगा, एक अवयव होगा। क्या होगा, अवयव होगा। अवयव होगा तभी तो क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। ये बात मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। उसके बाद कह रहे हैं जो बी है वो सबसेट है सी का। अब बी सी का सबसेट कब हो सकता है, जब बी का प्रत्येक अवयव सी के अंदर मौजूद हो, और सी के अंदर अवयव क्या हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये लेट से मैंने कोई सी समुच्चय मान लिया, उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स तो विद्यमान होंगे ही होंगे, 2, और मैंने मान लिया कोई एक अवयव इसके अंदर ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने मान लिया 1 2 और 3। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपने को बताना है कि ए सबसेट है कि नहीं सी का। एक सी का सबसेट कब हो सकता है, जब ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, सी के अंदर मौजूद हो। अब एक की बात करूँ, एक तो वो ए के अंदर मौजूद है, क्या एक है वो सी के अंदर विद्यमान है क्या, आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जो सी के अंदर विद्यमान है वो अवयव कौन सा है, ये वाला है। यानी कि जो ये है एक है वो सी के अंदर क्या है, विद्यमान है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया बी के अंदर कोई समुच्चय दे रखा था, यानी कि समुच्चय के अंदर कोई समुच्चय दे रखा था। अब ये समुच्चय इस बी के लिए क्या है, एक अवयव है, यानी कि इस सी के लिए अब ये क्या है, एक अवयव है। और अवयव के लिए हमेशा क्या आता है, बिलोंग्स टू आता है। एक तो ए के अंदर है लेकिन एक सी के अंदर नहीं है। सी के अंदर कौन सा है, एक है जो कि क्या है, समुच्चय है। यानी कि अपने कह सकते हैं जो ए का प्रत्येक अवयव सी के में नहीं है, सी में नहीं है, तो जो ए है वो सबसेट नहीं होगा सी का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसकी, एक है वो सी के अंदर मौजूद है, तो सबसेट कब होता, जब इसको अपने क्या लिख देते, समुच्चय में लिख देते। अब ये सबसेट हो जाता किसका, सी का। तो उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं आगे। अगला जो अपना टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, यानी कि जो रियल नंबर होते हैं उनके कौन कौन से सबसेट या उपसमुच्चय हो सकते हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो पहले आपने प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा हुआ, किनके बारे में, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है, प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद आपने होल नंबर भी पढ़ा होगा, यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं। तो मैं बात करूँ अगर इसको समुच्चय रूप में लिखूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। तो जो प्राकृत संख्या है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले, और जो होल नंबर यानी कि जो पूर्ण संख्या है उसमें कौन से है, 0 1 2 3। यानी कि कह सकता हूँ जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं किसका, जो पूर्ण संख्या होती है उनका क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। कौन सी, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का क्या होती है, उपसमुच्चय होती है। क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो जो नेचुरल नंबर उसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद है, यानी कि जो प्राकृत संख्या इसका प्रत्येक अवयव इसके अंदर मौजूद है, और इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट्स तो क्या होता है, ज़्यादा होना चाहिए। तो देख लो यहाँ से क्या है, 0 इसके अंदर ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद करते हैं अपने इंटीजर यानी कि पूर्णांक की बात। जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं के अंदर अपने ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर दें तो इस तरह से कौन से
संख्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाते हैं पूर्णांक, या फिर इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब देखो इंटीजर होते हैं वो क्या होल नंबर का उपसमुच्चय नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ये सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर इससे क्या है, ज़्यादा एलिमेंट भी है। तो जो इंटीजर होते हैं वो उपसमुच्चय होते हैं किसका? डब्ल्यू का। अब मैं बात करता हूँ क्यू की। क्यू क्या होता है? प्रीमिय संख्या है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको अपने पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें। और जहाँ पर जो पी और क्यू होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो और जो क्यू होता है वो कभी भी क्या नहीं होता? जीरो नहीं हो सकता। जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ, मैंने लिखा 2/3, 5/7, यानी कि इनको भिन्न वाली संख्या जो सारी की सारी क्या होती है? प्रीमिय संख्या होती है। और जो प्रीमिय, जैसे मैंने लिखा 5, क्या ये एक प्रीमिय संख्या है? क्योंकि 5 को अपने क्या लिख सकते हैं? 5/1 यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मैंने लिखा -7, क्या ये एक प्रीमिय संख्या है? तो -7/1 लिख सकते हैं अपने, यानी कि इसको भी पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जो ये वाली सारी की सारी संख्या है क्या प्रीमिय संख्या होगी। तो यहाँ से अपने देखेंगे 5 क्या था? एक पूर्णांक था। -7 भी क्या था? एक पूर्णांक था। यानी कि जो प्रीमिय संख्या होगी उसके अंदर भिन्न वाली संख्या तो आएगी जाएगी, लेकिन जो पूर्णांक है उनको भी अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि उसके बटा में 1 लिखते तो वो पी बटा क्यू का रूप बन जाएगा। यानी कि जो आई होगा वो क्यू का क्या होगा? सबसेट होगा। और अपने को पता है, अब आगे बात करते हैं अपने टी की। यहाँ इसको क्यू डैश से भी प्रदर्शित कर देते हैं। टी यानी कि अप्रीमिय संख्या या इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको अपने पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहाँ जो पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे 2 मैंने 2 लिखा रूट के अंदर 3 लिखा रूट के अंदर 5 लिखा, यहाँ एक पाई भी होता है, वो क्या होती है? अप्रीमिय संख्याएं होती है। तो जो अप्रीमिय और प्रीमिय संख्या को यदि अपने मिला देते हैं ना, यदि प्रीमिय और अप्रीमिय संख्या को मिला देते हैं तो अपने को क्या मिलते हैं? क्या रियल नंबर नहीं मिलते? यानी कह सकते हैं जो रियल नंबर होते हैं उनके अंदर क्या होती है? प्रीमिय संख्याएं भी होती है। तो यानी कि प्रीमिय संख्याएं होती है वो क्या होती है? रियल नंबर का क्या होगी? सबसेट होगी कि नहीं होगी? तो यानी कि यहाँ से अपने क्या सीखा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर का उपसमुच्चय होते हैं। तो नेचुरल नंबर इंटीजर का भी उपसमुच्चय होंगे, नेचुरल नंबर इस क्यू यानी कि प्रीमिय संख्या का भी उपसमुच्चय होंगे, नेचुरल नंबर इस रियल नंबर वास्तविक संख्या का क्या होगा? उपसमुच्चय होंगे। डब्ल्यू इंटीजर का भी उपसमुच्चय होगा, इस क्यू का भी उपसमुच्चय होगा, इस आर का भी क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। आई जो होगा वो क्यू का भी उपसमुच्चय होगा, इस आर का भी क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। क्यू जो होगा वो आर का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं यानी कि इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्यू डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन से? अप्रीमिय या इरेशनल नंबर। तो ये केवल और केवल सबसेट होते हैं किसका? आर, यानी कि वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्याओं में क्या विद्यमान होती है? प्रीमिय और अप्रीमिय दोनों ही विद्यमान होती है। तो प्रीमिय में तो इंटीजर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर में भी आ जाते हैं। इसलिए जो प्रीमिय संख्या होती है वो इन सब का क्या होगी? सबसेट होगी। लेकिन जो अप्रीमिय संख्या होती है केवल और केवल किसका उपसमुच्चय होती है? वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होती है। तो यहाँ से अपने पास क्या है? जो नेचुरल नंबर होते हैं इन सब का उपसमुच्चय होंगे, जो डब्ल्यू होंगे वो इन सब का उपसमुच्चय होंगे, आई यानी कि जो पूर्णांक है वो इन सब का उपसमुच्चय होंगे। तो पूर्णांक को आई या इसको जड से भी क्या करते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह आई भी लिखा होता है और जड भी लिखा होता है। तो पूर्णांक को अपने आई या जड दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला अपना टॉपिक है कह रहा है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, यानी कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। तो मैंने इस संख्या रेखा की बात करूं तो यहाँ पर कहीं पर 0 होगा, यहाँ पर 1 2 इस तरह से ये प्लस इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 और इधर ये माइनस इनफाइनाइट तक होगा। तो यानी कि जो वास्तविक संख्या रेखा होती है तो ऐसा कोई भी नंबर जो आप सोचेंगे तो वो इस वास्तविक संख्या पर रेखा पर क्या होगा? मौजूद होगा। यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इस वास्तविक संख्या रेखा पर मौजूद ना हो। जैसे आप अगर मैं नंबर की बात करूं 1 और 2 की बात करूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में नंबर आपसे पूछूं कितने हो सकते हैं, तो 1 और 2 के बीच में अनंत नंबर हो सकते हैं। यदि अपने इसको भी अपने छोड़ दें, अगर मैं पूछूं 1.1 और 1.2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो इनके बीच में भी अनंत नंबर हो सकते हैं। कितने? अनंत नंबर हो सकते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर जो नंबर आप सोच सकते हैं वो इस वास्तविक संख्या रेखा पर क्या होगा? मौजूद होगा। तो अब हमें बात करें अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में ना, तो ये कोई वास्तविक संख्या रेखा दे रखी है, इसके अंदर देखो 1 2 3 इस तरह से इस पर क्या होंगे? नंबर्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ से किसी अंतराल की बात करूँ यानी किसी टुकड़े की बात करूँ, लेट से मैंने ले लिया 1 से लेकर क्या ले लिया 4 कोई टुकड़ा ले लिया। अब जो ये टुकड़ा होगा यानी कि जो 1 2 3 4 होंगे, तो क्या ये जो एलिमेंट है क्या ये वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय नहीं है क्या? आर। तो ये टुकड़ा ही तो क्या कहलाता है? इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरवल। यहाँ इसको बोलते हैं अंतराल, वास्तविक संख्याओं का अंतराल। तो 1 2 3 4 क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। अब अपने बात करते हैं अंतराल या इंटरवल की कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अपने विवर्त अंतराल की। किसकी? विवर्त अंतराल। अब विवर्त अंतराल का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल भी कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो
ओपन इंटरवल। तो बात करते हैं अपने विवर्त अंतराल या ओपन इंटरवल की। क्या होता है, यदि कोई दो अवयव ले लिए मैंने वास्तविक संख्या में से, लेट से मैंने कोई ले लिए ए और बी, यदि इन अवयवों को मैं कौन से ब्रैकेट में लिख दूं, छोटे ब्रैकेट में लिख दूं, तो वो अंतराल कौन सा कहलाएगा, विवर्त अंतराल कहलाएगा। तो यदि मैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहूँ, कौन से रूप में, समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ आपको बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखूंगा मैं इसको, यानी कि इसके अंदर कोई एक्स एलिमेंट है सच दैट जो एक्स है वो बी से तो क्या है, छोटा है, और ए से क्या है, बड़ा है, और जहाँ पर जो एक्स है वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर में से बिलोंग करता है, यानी कि जो एक्स है वो वास्तविक संख्याओं में से लिया गया है। तो जो विवर्त अंतराल यहाँ ओपन इंटरवल होगा, उसके अंदर जो ए और बी अवयव होंगे उनको कौन से ब्रैकेट में लिखें, या तो उसको छोटे ब्रैकेट में इस तरह से लिख लो, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एक्स है वो ए से तो क्या बड़ा है और बी से क्या है, छोटा। यानी कि जब भी विवर्त अंतराल की बात है या इस छोटे ब्रैकेट की बात है, तो इसका मतलब होता है यानी कि जो इसके अंतिम बिंदु होते हैं, इसका अंतिम बिंदु कौन सा ए और इसका अंतिम बिंदु कौन सा, इधर अंतिम बिंदु कौन सा बी, तो ये उसके अंदर शामिल नहीं होते, शामिल नहीं होते। अब अपने को पता है ए और बी के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो यानी कि ए और बी के अंदर अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती है, लेकिन जो अपने जो विवर्त अंतराल की बात करेंगे तब उसके अंदर न तो अपने ए को शामिल करेंगे, ना ही क्या करेंगे, बी को शामिल करेंगे। यदि इसको अपने संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो किस तरह से दर्शाएंगे, लेट से एक मैंने वास्तविक संख्या रेखा मान ली, यहाँ पर कोई ए होगा, यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। अब अपने को न तो ए शामिल करना है, तो ए और बी का पूरा एरिया ले लेंगे अपने, ना तो ए को शामिल करना है और ना ही क्या करना है, बी को शामिल करना है। तो इसको इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अपने 2 नंबर पर बात करते हैं, ये तो विवर्त अंतराल था, अब 2 नंबर पर बात करते हैं अपने संवर्त अंतराल की। किसकी, संवर्त अंतराल, या इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल या संवर्त अंतराल। यदि 2 अवयव ले लिए, लेट से मैंने वही कौन से, ए और बी, यदि ए और बी को मैं स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगल ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट में लिख दूं, तो वो अंतराल कौन सा कहलाएगा, संवर्त अंतराल कहलाएगा। अब इस संवर्त अंतराल का क्या मतलब है, कोई भी अगर अपने संख्या रेखा लेंगे उसमें मैंने कौन सा लूँगा, ए और बी कोई एलिमेंट्स ले लिए, तो इसके अंदर मैं ए और जो बी लूँगा उसके अंदर बी को भी शामिल करूँगा और ए को भी क्या करूँगा, शामिल करूँ। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा। यदि मैं डायरेक्ट नहीं किया हुआ तो इसका मतलब उसके अंदर ना तो ए को शामिल किया गया, ना ही बी को शामिल किया गया। यदि यहाँ पर दोनों ओर से डायरेक्ट है तो ए को भी शामिल किया गया और बी को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। यदि इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे कि जी कोई एक्स एलिमेंट है सच दैट जो एक्स है वो या तो बी से छोटा होगा या बी के क्या होगा, बराबर होगा, या ए से बड़ा होगा और या ए के बराबर होगा, और जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर में से। यानी कि कोई एक्स है सच दैट जो एक्स है वो बी के बराबर भी हो सकता है और बी से छोटा होगा, और ए के बराबर भी हो सकता है और ए के बड़ा भी हो सकता है। तो इसको जो संवर्त अंतराल होगा उसको किस में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी कि जो अंतिम बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, उसको शामिल किया जाता है। यानी कि एक्स ए भी हो सकता है और ए से क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है, एक्स बी भी हो सकता है और बी से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यानी कि एंड पॉइंट्स को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और इसमें क्या था, एंड पॉइंट को शामिल नहीं किया जाता। यानी कि एक्स है वो ए से बड़ा होगा, ए नहीं हो सकता, एक्स होगा वो बी से छोटा होगा, बी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आपको विवर्त अंतराल और संवर्त अंतराल समझ में आया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो आइए अपने बात करते हैं। अभी इस तरह से भी तो हो सकता था, यदि ए को शामिल कर लें अपने बी को शामिल ना करें, यहाँ इस तरह से हो सकता है यदि ए को शामिल ना करें और बी को शामिल कर लें। तो बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, यानी कि जो एंड पॉइंट उसको शामिल किया गया, और छोटे ब्रैकेट का भी मैंने बताया कि उसको शामिल नहीं किया गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, भी जो ए से बी तक कौन सा अंतराल इसको बोलेंगे, खुला अंतराल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खुला अंतराल, जिसमें ए को तो क्या किया गया, बड़ा ब्रैकेट लगा तो ए को क्या किया गया, शामिल किया गया, या इसको बोलेंगे ए क्या है, अंतर्विष्ट है। क्या है, अंतर्विष्ट है। और जो बी है वो क्या है, अपवर्जित है। अपवर्जित का क्या मतलब है, बी को शामिल नहीं किया गया। यदि इसमें बात करें इसको क्या बोलेंगे, ए से बी तक कौन सा अंतराल, वही खुला अंतराल, जिसमें ए तो क्या है, अपवर्जित है, यानी कि ए को शामिल नहीं किया गया, तथा जो बी है वो क्या है,
अंतर्विष्ट है, यानी कि बी को क्या किया गया, शामिल किया गया। बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब, उसको शामिल किया गया, छोटे ब्रैकेट का मतलब उसको शामिल नहीं किया। जिसको शामिल नहीं किया गया उसको बोलते हैं अपवर्जित, जिसको शामिल किया गया उसको बोलते हैं अंतर्विष्ट। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहिए, तो किस तरह लिखेंगे कि एक्स एलिमेंट सच दैट जो एक्स है वो बी से तो क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि बी को शामिल नहीं किया गया। और ए हो भी सकता है और ए से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और जो एक्स होगा वो किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि इसको अपने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि यहाँ पर कोई ए है और यहाँ पर बी है, तो उसको क्या कर देंगे, डार्क करेंगे। क्या करेंगे, डार्क करेंगे। अब देखेंगे ए शामिल है और जो शामिल होता है उसको अपने क्या कर देते हैं, गहरा कर देते हैं। और अब बी शामिल नहीं है, बी शामिल नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक होल लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब करते हैं यहाँ पर क्या है, ए तो क्या है अपवर्जित और बी क्या है अंतर्विष्ट, यानी कि ए तो शामिल नहीं और बी शामिल है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे कि एक्स एलिमेंट है सच दैट जो एक्स है वो बी से छोटा हो सकता है और बी के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। और ए से तो क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होगा, यानी कि ए नहीं हो सकता। और एक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा किससे, आर से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप। अगर इसको रेखा पर प्रदर्शित करें अपने, तो यहाँ पर कोई ए होगा, यहाँ पर बी होगा, और ए से बी को अपने को क्या करना है, डार्क करना है। और यहाँ पे देखेंगे अपने को बी को क्या करना है, शामिल करना है। शामिल करना है तो उसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। और जिसको शामिल नहीं करता तो उसको क्या कर देंगे, अपने एक होल लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, चारों के चारों अंतराल आपको समझ में आए होंगे। आइए अब आगे चलते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने आगे घात समुच्चय। इसको क्या कहते हैं, पावर सेट भी बोलते हैं। तो क्या होता है पावर सेट या घात समुच्चय का, समुच्चय ए के उपसमुच्चय के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। और पी ए का प्रत्येक अवयव एक क्या होता है, समुच्चय होता है। कहने का मतलब कोई समुच्चय दिया है, लेट से मैंने क्या मान लिया, एक और दो। तो मैंने कुछ मान लिया ए है, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक और दो मान लिए। तो जो इस ए का जो पावर सेट या घात समुच्चय होगा वो क्या होगा, तो जो इस ए समुच्चय है इसके जो भी उपसमुच्चय होंगे उन सारे के सारे उपसमुच्चयों को यदि एक अपने अलग से एक समुच्चय में रख दें तो वो क्या कहलाएगा, घात समुच्चय या पावर सेट कहलाएगा। जैसे ए की बात करूँ, ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से, एक और दो। तो इसके उपसमुच्चय की बात करूँ तो मेरे को पता है फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो अगर मैं बात करूँ जो एक होगा वो इसका उपसमुच्चय होगा, क्योंकि एक इसमें भी है और एक इसके अंदर मौजूद है। तो जो दो होगा वो भी क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। तो मेरे को पता है जो प्रत्येक सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, यानी कि एक और दो ये भी क्या होगा, इस एक का सबसेट होगा। सबसेट होगा यानी कि इसके सबसेट मेरे को कितने मिल गए, एक दो तीन चार। यदि इन चारों को मैं एक समुच्चय में रख दूँ तो ये इसका क्या कहलाएगा, ए का पावर सेट कहलाएगा। कोई समुच्चय दिया, यानी कि कहने का मतलब कोई समुच्चय दिया होगा, उसके जितने भी उपसमुच्चय होंगे उनको एक अलग से एक समुच्चय में रख दें तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट या घात समुच्चय कहलाएगा। जैसे उदाहरण की बात की तो एक और दो इसके उपसमुच्चय कौन कौन से थे, फाइव, एक दो और एक खुद था, यानी कि प्रत्येक समुच्चय समय का उपसमुच्चय होता ही है, यानी कि कितने थे, एक दो और तीन चार। तो इनको सारों को मैंने एक समुच्चय में रख दिया तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट या घात समुच्चय। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी ए से। और कह रहा है पी ए का प्रत्येक अवयव एक क्या होता है, समुच्चय होता है। यहाँ से देखेंगे फाइव भी एक समुच्चय है, यानी कि जो पावर सेट बना अपने पास इसके अंदर जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है, एक समुच्चय है। फाइव भी एक समुच्चय है, एक भी एक समुच्चय है, दो भी एक समुच्चय है, एक और दो भी समुच्चय है। और इसके लिए ये अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव क्या है, एक समुच्चय है। अब आगे बात करते हैं, यदि कोई समुच्चय दे रखा है, यदि उसका कोई घात समुच्चय होगा उसके अंदर एलिमेंट्स कितने मौजूद होंगे। जैसे इसके अंदर एलिमेंट देखें तो एक और दो था, तो जो पावर सेट बना इससे उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, देखो एक दो तीन और कितने हैं, चार। तो यानी कि अगर अपने को कोई समुच्चय दे रखा हो उससे अगर पूछ ले जो इससे घात समुच्चय बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे तो वो किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या इसको प्रदर्शित करते हैं एन पी ए से। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। तो जहाँ पर जो m होता है क्या होता है, जहाँ पर m है वो क्या है, समुच्चय a में विद्यमान अवयवों की संख्या, यानी कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं वही क्या होगा, m का मान होगा। जैसे मेरे पास समुच्चय था एक और दो, तो इससे जो घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या होगी तो किससे प्रदर्शित करेंगे, 2 की पावर m से। तो 2 की पावर m क्या होता है, समुच्चय ए में विद्यमान अवयव। समुच्चय ए में कितने अवयव विद्यमान है, 2, तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो देख लो 1 2 3 और 4। यदि कोई समुच्चय ए इस तरह से होता, 1 2 3 और 4 इस तरह से होता। अवयव मैंने क्या मान लिया, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से पूछूं जो घात समुच्चय बनेगा उसके अंदर जो अवयव होंगे वो कितने होंगे,
तो आप कहोगे सर 2 की पावर m, 2 की पावर m क्या होता है? समुच्चय A में विद्यमान अवयवों की संख्या, और समुच्चय A में अवयव विद्यमान कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। यानी कि कोई A समुच्चय उसके अंदर यदि 4 एलिमेंट हैं तो नंबर जो पावर सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको घात समुच्चय समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। आइए अब बात करते हैं अपने सार्वत्रिक समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। तो क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यदि अपने को कोई समुच्चय दे रखे हो, जैसे मैंने मान लिया A B और C कोई समुच्चय दे रखे हैं, उसके अंदर सबके अंदर कुछ ना कुछ अवयव होंगे। जो कोई 3 समुच्चय दे रखे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अवयव होंगे। यदि इन तीनों के बराबर मैं एक ऐसा समुच्चय बना लूँ जिसमें A के अवयव भी मौजूद हो, B के अवयव भी मौजूद हो और C के अवयव भी मौजूद हो, यानी कि जो जो अवयव A B और C के अंदर विद्यमान है वही के वही सारे के सारे अवयव अगर मैं किसी एक समुच्चय बना लूँ ऐसा वो उसके अंदर मौजूद हो, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समूह। जिस उदाहरण की बात करूँ मैं, एक कोई समुच्चय मान लिया मैंने, इसके अंदर एलिमेंट मान लिया कौन कौन सा? 1 और 2, और मैंने कोई 20 समुच्चय मान लिया, इसके अंदर एलिमेंट मैंने मान लिया 3 4 और कौन सा? 5, और एक मैंने C एलिमेंट्स मान लिया जैसे कि अंदर मैंने एलिमेंट मान लिए 6 7 और 8। अगर मैं बात करूँ तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो इस यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित करते हैं किससे? U से, है ना, बड़े U से। तो एक ऐसा सेट जिसमें A के अवयव भी मौजूद हो, B के अवयव भी मौजूद हो और C के अवयव भी क्या हो? मौजूद हो। A के अंदर कौन कौन से हैं? 1 और 2 भी मौजूद होना चाहिए। अगर 3 4 और उसके अंदर कौन सा? 5, तो 6 7 और 8। तो जो ये U होगा इसके अंदर अब देखेंगे इसके अंदर A के अवयव भी मौजूद है, B के अवयव भी मौजूद है और C के अवयव भी मौजूद है। यानी कि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें जो बाकी जो समुच्चय दे रखे हैं उनके सारे के सारे अवयव क्या हो? मौजूद हो, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। अगर सार्वत्रिक समुच्चय होगा तो इसमें देखो जो A होगा वो U का क्या होगा? सबसेट होगा, और जो B होगा वो भी सबसेट होगा किसका? U का, और जो C होगा वो भी सबसेट होगा किसका? U का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने। लेट से मैंने कोई समुच्चय मान लिया A, उसके अंदर मैंने मान लिए A B और C अवयव है, और दूसरा मैंने कोई 20 समुच्चय मान लिया उसके अंदर मैंने मान लिया कौन सा? B C और कौन सा? D अवयव मौजूद है। और कोई C समुच्चय मान लिया उसके अंदर मैंने अवयव मान लिया D E F और G अवयव मौजूद है। और इसी तरह से मैंने एक D समुच्चय और मान लिया, इसके अंदर अवयव मान लिया मैंने F G H, है ना, इस तरह से मान लिया। तो जो इन सब का जो यूनिवर्सल सेट होगा, अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसके अंदर A के अवयव भी मौजूद होने चाहिए, B के अवयव भी मौजूद होने चाहिए, C के भी और D के भी मौजूद होने चाहिए। यानी कि एक बड़ा समुच्चय है जिसके अंदर इन सब समुच्चयों के क्या होने चाहिए? एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो इस U समुच्चय की बात करूँ या सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट की बात करूँ तो क्या होगा? A B C D E F G H, यानी कि इसके अंदर आपको A के समुच्चय के अवयव भी मिल जाएंगे, B के भी मिल जाएंगे, C के भी मिल जाएंगे और D के भी मिल जाएंगे। जैसे इसके अंदर A B C है तो A B C इसके अंदर भी है, इसके अंदर B C D है तो B C D इसके अंदर भी मिल जाएगा आपको, इसके अंदर D E F G है तो इसके अंदर भी D E F G मिल जाएगा, इसके अंदर F G H है तो इसके अंदर भी आपको F G H मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट के लिए ये सारे क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। कहने का मतलब जो A होगा वो U का सबसेट होगा, B होगा वो भी U का सबसेट होगा, और जो C होगा वो भी सबसेट होगा U का, और D होगा वो भी सबसेट होगा U का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो और उदाहरण की बात कर लेते हैं अपने। जैसे अपने नेचुरल नंबर पढ़े थे, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं इस तरह से। अगर हमने बाद में होल नंबर पढ़े थे, होल नंबर 0 1 2 3, तो नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे अवयव इसके अंदर मौजूद हैं। अगर होल नंबर के लिए मैं बात करूँ तो इसका होल नंबर का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या हो जाएगा? क्या वो इंटीजर हो जाएगा? इंटीजर को आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये तो शामिल होती होते हैं, -1 माइनस वाली संख्या भी शामिल हो जाती है। और इन सभी के अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? एक रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर जो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो जो रियल नंबर होगा वो नेचुरल नंबर के लिए भी यूनिवर्सल सेट होगा, होल नंबर के लिए भी, इंटीजर के लिए भी, इरेशनल के लिए भी, रेशनल के लिए भी, इन सब के लिए जो रियल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये जो अपनी एक्सरसाइज 1.3 से पहले का जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको आज अपने समझने का प्रयास किया। जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.3। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।